सोचिए, विशाल समंदर की लहरें और दूर कहीं गूंजते हुए मंत्र। जब भी हम 7000 साल पुराने महाकाव्य रामायण की बात करते हैं तो अक्सर इसे एक धार्मिक ग्रंथ या कविता के रूप में देखा जाता है ना? लेकिन आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना होकर किसी बेहद एडवांस सभ्यता की कोई टेक्निकल या इंजीनियरिंग लॉग बुक हो। आज हम सीधे इस ग्रंथ के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अब इस ग्रंथ में एक बहुत ही गहरा श्लोक आता है। ये श्लोक हिंदू कॉस्मोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को सामने रखता है, समय की चक्रीय प्रकृति यानी साइक्लिकल टाइम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो एडवांस्ड युग आज हम देख रहे हैं वो शायद अतीत में पहले भी आकर जा चुके हैं। घटनाएं खुद को दोहराती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है बल्कि एक पहिया है। तो सवाल ये उठता है, क्या दुनिया का सबसे पुराना महाकाव्य वास्तव में कोई प्राचीन इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट हो सकता है? यही आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य है। हम प्राचीन श्लोकों में लिखी बातों और आज की मॉडर्न स्ट्रक्चरल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बीच मौजूद हैरान करने वाली समानताओं को परखने वाले हैं। और हाँ, हम ये सब किसी धार्मिक या राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि पूरी तरह से एक न्यूट्रल और एनालिटिकल तरीके से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुष्पक विमान के रहस्यों की। जब भी प्राचीन एरोस्पेस दावों का जिक्र होता है तो सबसे पहले इसी मशहूर मशीन का नाम आता है। लेकिन अगर हम विमान शब्द की ही बात करें तो इसकी व्युत्पत्ति यानी एटिमोलॉजी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अगर हम इसके चारों ओर बुनी गई पौराणिक कहानियों को हटा दें तो वी का मतलब है आकाश और मान का मतलब मापना, यानी वह जो आकाश को मापता है। ध्यान दीजिए, ये कोई जादुई शब्द नहीं है बल्कि एक बहुत ही सटीक एरोस्पेस टर्मिनोलॉजी है जो सीधे तौर पर उड़ान और नेविगेशन की तरफ इशारा करती है। अब इसे और गहराई से समझने के लिए महर्षि भारद्वाज के लिखे वैमानिक शास्त्र को देखना होगा। ये पूरा का पूरा एक अलग टेक्निकल मैनुअल है। इसमें जिन विशिष्ट तकनीकी पहलुओं का जिक्र है वो आपको हैरान कर देंगे, जैसे कि विमान के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता, जिसे आज की मॉडर्न एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हम वेरिएबल ज्योमेट्री एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसके अलावा इसमें उन्नत धातुकर्म यानी एडवांस्ड मेटलर्जी, उड़ान के लिए खास तरह के ईंधन और बहुत ही कॉम्प्लेक्स वैमानिकी यानी एरोनॉटिक्स के बारे में भी लिखा है। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं लगती बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक टेक्निकल अप्रोच नजर आती है। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पे, लंका में मौजूद एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। जरा सोचिए, अगर वाकई उस समय ऐसी एडवांस उड़ने वाली मशीनें थीं तो उन्हें ऑपरेट करने के लिए एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो जरूरत पड़ी होगी ना। अब श्रीलंका के इन वास्तविक और प्राचीन सिंगली नामों को देखिए। वेरेगन तोटा, इसका शाब्दिक अर्थ ही है विमानों के उतरने की जगह। थॉटुपोला कंड, ये 6000 फीट की ऊंचाई पर एक बिल्कुल समतल पत्थर का पठार है जिसका मतलब होता है पत्थर पर बंदरगाह। और गुरुलुपोथा यानी पक्षियों के अंग, जो सीधे सीधे किसी मॉडर्न हैंगर या रिपेयर सेंटर की याद दिलाता है। अगर आप इन सबको मिला दें तो लंका में एक पूरे हाई एल्टीट्यूड एयरपोर्ट नेटवर्क का मैप साक्षात खड़ा हो जाता है। इसी नेटवर्क से जुड़ा एक और नाम आता है, दंडू मोनारा। सिंहली भाषा में इसका मतलब है एक ऐसी मशीन जो मोर की तरह उड़ सके। अब इसे थोड़ा एनालिटिकल नजरिए से देखिए। उस जमाने के लोगों ने जब पहली बार पंखों वाली या रोटर बेस्ड उड़ान देखी होगी तो वो उसे कैसे समझाते? जाहिर है वो उसे समझाने के लिए पक्षियों का ही उदाहरण देते। उनके लिए उड़ान की डायनेमिक्स को रिकॉर्ड करने का यही सबसे सटीक तरीका था। चलिए अब एरोस्पेस से थोड़ा आगे बढ़कर सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। महासागर पुल का निर्माण, समंदर की तूफानी लहरों के बीच विशाल पत्थरों को टिकाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इतिहास के सबसे बड़े सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक था। ग्रंथ बताते हैं कि आर्किटेक्ट नल और नील ने 10 लाख से भी ज्यादा मजदूरों की टीम को लीड किया था। लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? उन्होंने भारी सामान ढोने के लिए यांत्रिक उपकरणों यानी मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया था। यह सब कोई जादू से रातों रात नहीं हुआ। इसके बाकायदा स्टेप्स थे। पहले पेड़ों का एक बेस बनाया गया, फिर विशाल चट्टानें रखी गईं और आखिर में सरफेस को प्लेन और सॉलिड बनाने के लिए छोटे पत्थर बिछाए गए। आज डीप वाटर कॉजवे बनाने का हमारा तरीका भी बिल्कुल यही है और दावा यह है कि यह सब सिर्फ 5 दिनों के अंदर पूरा कर लिया गया था। और इसी निर्माण प्रक्रिया के बीच एक बहुत ही रहस्यमयी भौतिक घटना का जिक्र आता है, तैरते हुए पत्थर जो पानी में डूबते नहीं थे। हम इसे यहाँ सिर्फ एक प्राचीन मटेरियल साइंस के अनसुलझे रहस्य के तौर पर देख रहे हैं।
आपको बता दें कि आज भी उस इलाके में ऐसे कुछ पत्थर मिलते हैं और हमारी मॉडर्न साइंस आज तक इसके पीछे की सटीक फिजिक्स को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाई है। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले पॉइंट पर, इस पुल का आर्किटेक्चरल रेशियो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। आसान भाषा में कहें तो 10:1 का अनुपात। अब अगर आप भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तालेमनार के बीच मौजूद असल संरचना का सैटेलाइट डेटा देखें तो इसकी लंबाई करीब 35 किलोमीटर और चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है। जी हां, आपने सही सुना, हमारा आज का मॉडर्न मेजरमेंट भी बिल्कुल उसी 10:1 के आर्किटेक्चरल रेशियो को कंफर्म करता है। यह महज कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, इस महाकाव्य की टाइमलाइन की कार्बन डेटिंग। इंजीनियरिंग की बात तो हमने कर ली, लेकिन क्या आज का साइंस इस घटना के समय को प्रमाणित कर सकता है? जब इस महाकाव्य में बताए गए ग्रहों और तारों की सटीक पोजीशन को आज के एडवांस प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में फीड किया गया तो श्री राम के युग का समय ठीक 5100 ईसा पूर्व निकल कर आया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह पूरी घटना आज से करीब 7100 साल पहले हुई थी। अब अगर हम इन सारे साइंटिफिक फैक्ट्स को एक साथ रखें तो तस्वीर एकदम साफ होने लगती है। खगोलीय डेटिंग कहती है 7100 साल, वहीं जब ओशनोग्राफी के एक्सपर्ट्स ने समंदर के नीचे मौजूद उस राम सेतु स्ट्रक्चर की कार्बन डेटिंग की तो वो भी लगभग 7000 साल ही पुरानी निकली। और तो और आज नासा की सैटेलाइट तस्वीरें भी इस डूबे हुए पुल की फिजिकल मौजूदगी पर मोहर लगाती हैं। तो प्राचीन महाकाव्य की टाइमलाइन और आज के मॉडर्न डेटा के बीच का एक गजब का तालमेल हमें एक बहुत ही मजबूत आधार देता है कि ये सारी संरचनाएं उसी काल की हैं। और ये सब हमें वापस हमारे उसी शुरुआती विचार पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर 7000 साल पुराने किसी ग्रंथ में वेरिएबल ज्योमेट्री वाली फ्लाइंग मशीन्स और इतनी एडवांस सिविल इंजीनियरिंग का जिक्र है, और अगर आज की कार्बन डेटिंग और आर्किटेक्चरल रेशियो उस डेटा को सही साबित करते हैं, तो क्या हमारा इतिहास वाकई में एक सीधी रेखा में ही आगे बढ़ा है, या फिर ये मुमकिन है जैसा कि इस ग्रंथ में कहा गया था कि समय चक्रीय है, एक चक्र की तरह है और हमारी मानव सभ्यता के उन्नत युग पहले भी आकर जा चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्राचीन तकनीक और खुद हमारे इतिहास की सच्ची टाइमलाइन पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है।